जय हिंद। आज के अपने क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग ओशनोग्राफी पढ़ रहे थे और आज के क्लास में हम लोग ओशनोग्राफी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है सैलिनिटी। सैलिनिटी। अब ये सैलिनिटी का मतलब क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर आप कभी भी बीच पे जाएंगे या समुद्र या ओशन के पास जाएंगे और उसका पानी अगर आप पिएंगे तो वो पानी आपको खारा लगेगा, नमकीन पानी लगेगा, वो नॉर्मल पानी की तरह नहीं होगा। ठीक है। तो जो भी समुद्र या ओशन का पानी होता है वो थोड़ा सा खारा होता है या नमकीन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट मिला रहता है। समुद्र के पानी में या सी के पानी में क्या होता है? सॉल्ट मिला रहता है, जिसके वजह से समुद्र का पानी खारा होता है या नमकीन लगता है। ठीक है। अब यही जो समुद्र का पानी है वो खारा क्यों है, क्या रीज़न है जिसके वजह से खारा हो जा रहा है पानी, या पानी में नमक आ जा रहा है, या सैलिनिटी है। ठीक है। ये सब कुछ इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है। तो अगर कोई पूछ ले सैलिनिटी का मतलब क्या है, तो सैलिनिटी का मतलब यही है कि हमारी जो सी है या जो ओशन है, हमारे सी या ओशन में कितना सॉल्ट डिजॉल्व है, कितना नमक डिजॉल्व है, इसी को बोला जाता है सैलिनिटी। तो हमारे सी या ओशन में जो नमक की क्वांटिटी डिजॉल्व है, इसी को बोला जाता है सैलिनिटी। सैलिनिटी का अगर सिंपल भाषा में मतलब हम लोग समझे तो समुद्र के पानी में कितना नमक मिला हुआ है, कितना नमक समुद्र के पानी में है, इसी को बोला जाता है सैलिनिटी। ठीक है। अब सैलिनिटी के बारे में 2-3 पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे सैलिनिटी को हम लोग नापते हैं पीपीटी में। पीपीटी। अब ये पीपीटी क्या होता है? पीपीटी का मतलब है पार्ट पर थाउजेंड। सैलिनिटी को किस में नापा जाता है? पार्ट्स पर थाउजेंड में, पीपीटी में। ठीक है। तो ये जो सैलिनिटी है इसका एक सिंबल भी होता है। सैलिनिटी का एक सिंबल भी होता है, इस तरीके से परसेंटेज के बाद सैलिनिटी का सिंबल है, सिंबल लीजिए। ठीक है। सैलिनिटी पार्ट पर थाउजेंड में मेजर करते हैं। ठीक है। अब इसको हम लोग नापते कैसे हैं? ठीक है। सैलिनिटी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अगर सी वाटर ले रहे हैं, अगर आप 1000 ग्राम सी वाटर ले रहे हैं, तो इस 1000 ग्राम में कितना सॉल्ट प्रेजेंट, इससे हम लोग सैलिनिटी को नाप। समझ में आ गया? 1000 ग्राम आप सी वाटर निकाले, उस 1000 ग्राम में से कितना आपको नमक मिल रहा है। जैसे आपने पानी ले लिया, आपने एक बकेट में पानी लिया और उस पानी को आपने बॉईल किया। जब पानी गर्म होगा, इवोपरेट हो जाएगा, पानी मिल जाएगा, फिर आपके बकेट में नमक बचेगा। ठीक है। तो 1000 ग्राम अगर आप सी वाटर ले रहे हैं या ओशियन वाटर ले रहे हैं, उसमें से कितना नमक बच रहा है, यही कॉन्सेप्ट है हमारा सी को मेजर करने का, या समुद्र में कितना खारापन है वो मेजर करने का। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग सैलिनिटी नापते हैं। हम लोगों को एक चीज़ तो समझ में आ गई, जो समुद्र का पानी है उसमें नमक है, वो थोड़ा खारा है। ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई। लेकिन लेकिन वो कौन कौन से सॉल्ट हैं जो हमारे समुद्र के पानी में प्रेजेंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है आपको ये अरेंज करने के लिए। तो हमारे ओशन में या सी में अगर हम लोग 1 kg वाटर निकाल रहे हैं, 1 kg वाटर अगर हम लोग निकाल रहे हैं, अब यहाँ पे आप लोग अपना दिमाग मत लगाइएगा कि सर वाटर को या लिक्विड को लीटर में नापा जा रहा है।
सी का या ओशन से जो नमक हम लोग निकाल रहे हैं वो हमको केजी में मिलेगा, है ना। नमक को हम लोग केजी में नापते हैं, ना कि लीटर में। और समुद्र के पानी में नमक है, ठीक है। हम लोगों को नमक का पता करना है कितना नमक है, तो इसलिए सी या ओशन वाटर को हम लोग केजी या ग्राम में लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मान लीजिए 1 केजी हम लोग वाटर ले रहे हैं समुद्र का, ठीक है। तो इस 1 केजी वाटर में हम लोगों को कौन कौन सा सॉल्ट उस पानी में, सबसे पहले तो हम लोगों को क्लोरीन मिलेगा जो कि अराउंड 18.97% होगा। फिर उसके बाद हम लोगों को सोडियम मिलेगा जो कि 10.47% होगा। फिर हम लोगों को सल्फेट मिलेगा जो कि हमारा 2.65% होगा। फिर हम लोगों को मैग्नीशियम मिलेगा जो कि हमारा 1.28% होगा। फिर हम लोगों को कैल्शियम मिलेगा जो कि 0.41% होगा, ठीक है। फिर हम लोगों को पोटेशियम मिलेगा जो कि 0.38 होगा। और सबसे कम अमाउंट में हम लोगों को जो इसमें होता है वो होता है सोडियम जो कि 0.01 रहता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये दे देगा कि आप इसको अरेंज करिए कि अगर हमारे पास सी का या ओशन का वाटर है तो उस सी या ओशन के वाटर में कौन कौन से डिज़ोल्व सॉल्ट हैं, डिज़ोल्व सॉल्ट कौन कौन से प्रेजेंट हैं हमारे ओशियन या फिर सी वाटर में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन है, फिर सोडियम में, सल्फेट है, मैग्नीशियम में, कैल्शियम, इससे कम है प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ गई। कि सैलिनिटी का मतलब होता है कि हमारे समुद्र में जो हमारा सी है या ओशन है उसमें कितना सॉल्ट घुला हुआ है उस के पानी में, ये होता है सैलिनिटी। सैलिनिटी को हम लोग मेज़र करते हैं पीपीटी में, पार्ट पर 1000 में मेज़र करते हैं। सैलिनिटी का सिंबल ये होता है, साइन या सैलिनिटी का जो सिंबल है वो ये है। सैलिनिटी को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, 1000 ग्राम अगर हम लोग ओशन का वाटर निकाल रहे हैं तो उसमें कितना परसेंट सैलिनिटी, उसमें से कितना हम लोगों को सॉल्ट निकल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मेज़र करते हैं कौन सा पानी सलाइन है, फिर कौन से पानी में सैलिनिटी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एक बात और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर अगर 24.7% से ज़्यादा आपको नमक मिल रहा है पानी में तो वो समुद्र का पानी या वो पानी सेलाइन मांगा जाता है, मतलब सैलिनिटी वाला मांगा जाता है या खारा पानी उसको बोला जाता है। तो 24.7% से अगर ऊपर को सॉल्ट मिल रहा है किसी पानी में तो उसको सेलाइन वाटर माना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े कि कौन कौन सा सॉल्ट हमारे वाटर में प्रेजेंट रहता है, क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट, ऐसे ऐसे करते हुए ये सारे जो है डिज़ोल्व सॉल्ट होते हैं जो कि हमारे समुद्र के पानी में होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करें कि सैलिनिटी होती क्यों, क्या क्या रीज़न है जिसके वजह से किसी किसी समुद्र का पानी ज़्यादा खारा है, किसी किसी समुद्र का पानी कम खारा है। जैसे का एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो एक लेक है, लेक है, ठीक है। और एक है डेड, एक कौन सा है लेक वैन, और एक डेड सी, ठीक है। और एक बहुत फेमस है हम लोग जानते हैं, ग्रेट सॉल्ट लेक,
अगर इन तीनों को हम लोग देखें तो इन तीनों की सैलिनिटी जो है, लेक वैन जो है 330 सैलिनिटी लेवल है, लेक सी का 238 सैलिनिटी लेवल है। जो साइन है ये सैलिनिटी का। फिर है ग्रेट सॉल्ट लेक का सैलिनिटी का लेवल कितना है, 220 सैलिनिटी का लेवल। तो ये सब कुछ हाईएस्ट सेलाइन लेक या हाईएस्ट सेलाइन वाटर में से वाटर बॉडीज़ जो हमारे वर्ल्ड की सबसे टॉप 3 सेलाइन वाटर बॉडीज़ हैं जिसमें नमक बहुत ज़्यादा है, ये सब उनमें से हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि कुछ कुछ वाटर बॉडीज़ ऐसी हैं जिनकी सैलिनिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, सैलिनिटी कैसी है, बहुत ही ज़्यादा है। अब देखिए इसी तरीके से और अगर कुछ लेक्स की हम लोग बात करें या फिर और कुछ हम लोग वाटर बॉडीज़ की बात करें, तो अगर हम लोग कैस्पियन सी की बात करें, ठीक है, कैस्पियन सी की बात करें तो इसकी सैलिनिटी 180 है। ठीक है, अगर रेड सी की बात करें, रेड सी की बात करें तो इसकी सैलिनिटी 39। अगर हम लोग बाल्टिक सी की बात करें तो इसकी सैलिनिटी 7 है। ठीक है, तो आखिर ये ऐसा हो क्या रहा है, ऐसा क्यों है कि कुछ कुछ वाटर बॉडीज़ में सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है और कुछ कुछ में सैलिनिटी एकदम कम है। कोई तो रीज़न होगा जिसके वजह से सैलिनिटी किसी भी वाटर बॉडी की ज़्यादा है या किसी भी वाटर बॉडी की सैलिनिटी कम है। तो कोई एक रीज़न नहीं है जिसके वजह से सैलिनिटी किसी भी वाटर बॉडी की बहुत ज़्यादा हो जा रही है या सैलिनिटी किसी भी वाटर बॉडी की बहुत कम है। बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि किस वाटर बॉडी की सैलिनिटी ज़्यादा होगी, किस वाटर बॉडी की सैलिनिटी कम होगी। तो जो अगला टॉपिक हम लोगों को समझना है वो यही है, फैक्टर अफेक्टिंग सैलिनिटी। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग सैलिनिटी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके वजह से कुछ कुछ समुद्र जैसे डेड सी हो गया, लेक वैन हो गया, इनकी सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है, और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके वजह से रेड सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, ब्लास्टिक सी हो गया, इनकी सैलिनिटी इतनी कम है। ठीक है, तो इन्हीं फैक्टर्स के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो इसको हम लोग जो है समझेंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है कौन कौन से फैक्टर हैं जिस सैलिनिटी का लेवल हर जगह पे अलग अलग है। तो सबसे पहला फैक्टर है जिसके वजह से किसी भी जगह का पानी सलाइन है, किसी जगह किसी भी वाटर बॉडी की बढ़ती है, वो है टेम्परेचर वहाँ। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है सैलिनिटी। किस तरीके से समझते हैं, देखो मान लो कि कोई भी एक वाटर बॉडी है। ठीक है, मान लो कि आप कोई वाटर बॉडी और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सन की डायरेक्ट हीट जो है इस वाटर बॉडी पर पड़ रही है। अगर वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, सन हीट ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसमें जितना पानी होगा वो इवोपरेट होना शुरू, इसमें क्या होगा, इवोपरेशन शुरू हो जाएगा। और इवोपरेशन शुरू होगा, इवोपरेशन होने का मतलब कि यहाँ का पानी जो है वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा, वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा, इस लेक का पानी वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा। जब इस लेक का ज़्यादातर पानी वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा, ठीक है, तो उस लेक में कम पानी बचेगा। जैसे आप 2 गिलास पानी ले लो, ठीक है, एक गिलास में 1 चम्मच आप नमक डाल लो, सॉल्ट ऐड कर लो, और इसमें भी आप 1 चम्मच सॉल्ट ऐड कर लो, और दोनों में ऊपर तक पानी भर, ठीक है, दोनों में नहीं, एक में आप पूरा फुल कर दो पानी में सॉल्ट और वाटर
पूरा फुल रहेगा, 1 चम्मच नमक और पानी पूरा 1 गिलास। और इस वाली गिलास में, बी वाली गिलास, बी वाले गिलास में क्या करो, आप 1 चम्मच नमक डालो, 1 चम्मच आपने नमक डाला और आधा गिलास पानी भरा। अब दोनों गिलास के पानी को आप पी के देखो, तो ये जो ए वाली गिलास का पानी आप, ये थोड़ा आपको नॉर्मल वाटर लगे, मतलब हल्का फुल्का नमक ऐड है, ठीक है, आप पी सकते। लेकिन ये जो दूसरी गिलास है, गिलास बी में हम लोगों ने 1 चम्मच ही नमक डाला था, लेकिन पानी कम था। तो जब आप इस बी गिलास के पानी को पियोगे तो ये आपको ज़्यादा खारा लगेगा, ये आपको ज़्यादा इसमें नमक, क्योंकि नमक दोनों गिलास में तो नमक एक एक ही चम्मच, लेकिन अगर उस 1 चम्मच नमक में पानी आप ज़्यादा ऐड कर दे रहे हैं तो जो पानी में सैलिनिटी आ रही है, जो पानी में खारापन आ रहा है, वो कम हो जा रहा है क्योंकि पानी ज़्यादा है। और वहीं दूसरे गिलास में जहाँ चम्मच पानी था, सॉरी 1 चम्मच नमक था और आधा गिलास पानी था, उसमें सैलिनिटी ज़्यादा रहेगी कि नमक तो उतना ही है लेकिन पानी कम हो गया, तो पानी में खारापन ज़्यादा रहेगा। तो जिस भी जगह टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, अगर किसी भी जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ के वाटर बॉडीज, वहाँ पे इवोपरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उस वाटर बॉडी में आपका पानी कम रहेगा और सैलिनिटी आपको ज़्यादा महसूस, आपको लगेगा कि आपका पानी ज़्यादा खारा है, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन ज़्यादा होता है तो वाटर बॉडी का पानी उड़ जाता है, वाटर बॉडी का पानी इवोपरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, और आपको वहाँ का पानी ज़्यादा खारा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग चीज़ देखें, तो अगर किसी जगह का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ की सैलिनिटी क्या होगी, ठीक है। अब अगर आप हमारी अर्थ पे देखो, अगर आप हमारे अर्थ पे देखो तो आप बोलोगे सर अर्थ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है इक्वेटर पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है, इक्वेटर के पास होता है। इक्वेटर पे धूप एकदम बहुत तेज होती है। सर क्या इक्वेटर के आसपास का जितना बॉडीज, क्या उस ज़्यादा रहे, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा रहेगा। लेकिन इक्वेटर पे देखने के, इक्वेटर पे ऐसा, इस इक्वेटर पे बारिश भी बहुत ज़्यादा, वाटर इवोपरेशन तो हो रहा है, बारिश या रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से इक्वेटर के पास में इवोपरेशन तो ज़्यादा होता ही होता, बारिश भी हो, और रेनफॉल जो है फ्रेश वाटर हो, ये साफ पानी, नमक नहीं रहता। तो इसलिए इक्वेटर के पास की टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद भी वहाँ की वाटर बॉडी में ज़्यादा नहीं, तो इक्वेटर के आसपास ये एक केस है। तो कौन जगह है अर्थ पे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप सब ट्रॉपिकल रीजन में जाओ, थोड़ा सा इक्वेटर से, अगर आप सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल सनलाइट ठीक ठाक ज़्यादा आती है, ज़्यादा रहती है, वो प्रेशर लाइट ट्रॉपिकल रीजन पे वो प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे बारिश, सब ट्रॉपिकल रेनफॉल भी कम, फॉल भी कम, कम, सनलाइट ज़्यादा है, ज़्यादा हो रहा है, सब ट्रॉपिकल आसपास की जितनी भी सी, ओशन या जो भी वाटर बॉडी है उसमें सैलिनिटी ज़्यादा है। और अगर आप सेवन
तो सबसे पहला सैलिनिटी का सबसे पहला फैक्टर है वो है, अगर टेम्परेचर तो ज़्यादा हो, टेम्परेचर और वो हो रहा ज़्यादा। पहला पॉइंट याद रखना, जगह का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ के वाटर बॉडी सैलिनिटी ज़्यादा बहुत ज़्यादा। हम सभी लोगों को मालूम कि रेन फ्रेश वाटर का एक सोर्स है। फ्रेश वाटर मिलता है हम लोग को रेनफॉल। फ्रेश वाटर का मतलब कि इसमें थोड़ी सी भी सैलिनिटी होती है, थोड़ा सा भी नमक नहीं रहता, एकदम प्योर वाटर होता है। यहाँ तक कि आपकी जो बारिश का पानी होता है वो डिस्टिल्ड वाटर की से भी ज़्यादा प्योर होता है। यानी अगर आप बारिश का पानी भी अपने बैटरी में डाल सकते हो, जो घर में इन्वर्टर लगता है उसके बैटरी में आप रेनफॉल का वाटर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो रेनफॉल जो होता है एकदम फ्रेश वाटर होता है। अब मान लो कि यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, ठीक है वाटर बॉडी बॉडी और यहाँ पे भी एक वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी ए में बारिश बहुत होती है, बहुत बारिश होती है, ठीक है, बहुत पानी बरसता है वाटर बॉडी ए में, बहुत पानी बरसता है, बहुत पानी है, बहुत पानी। और वाटर बॉडी बी में बहुत ही कम रेनफॉल होती है या ना के बराबर रेनफॉल हो रही है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर किसी वाटर बॉडी में ज़्यादा फ्रेश वाटर आके ऐड होगा तो उस सैलिनिटी सैलिनिटी जो खारापन जो कम होगा। अभी जैसे जस्ट पिछले फैक्टर में हम एक एग्जांपल दिए थे कि अगर आपके पास 2 गिलास, एक गिलास पूरा भरा हुआ है, आधा गिलास पानी आप एक एक डालोगे तो जो पूरा भरा हुआ गिलास का पानी है वो कम सलाइन, आधा गिलास पानी है ऐड करोगे ज़्यादा सलाइन। ठीक है, तो क्योंकि पानी ऐड हो रहा है वाटर उसमें, तो वही चीज़ सेम रेनफॉल के साथ, जिस वाटर बॉडी में ज़्यादा रेनफॉल होगा, जिस वाटर बॉडी में ज़्यादा रेनफॉल होगा उस वाटर बॉडी में फ्रेश वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और फ्रेश वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो सैलिनिटी आप कम हो जाएगी। और जिस वाटर बॉडी में रेनफॉल नहीं हो या फ्रेश वाटर नहीं ऐड होगा उसकी सैलिनिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों को जो समझना है या जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जिस जगह पे रेनफॉल ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा है तो उस जगह के वाटर बॉडी में सैलिनिटी, और अगर रेनफॉल कम है तो सैलिनिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा जो फैक्टर है जिसके वजह से सैलिनिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है वो है रिवर। वो क्या है? रिवर्स। अब रिवर्स का क्या रोल है इसमें वो समझिए। जैसे रिवर का जो वाटर होता है, रिवर का जो पानी रहता है, रिवर वाटर में हम लोग कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर की तरह। ठीक है, रिवर वाटर कैसा है? फ्रेश वाटर की तरह है। नदी का पानी आप पियोगे तो आपको खारा नहीं लगेगा, लेकिन आप समुद्र का पानी पियोगे तो आपको खारा लगेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि जो भी रिवर है, जितनी भी नदियां हैं, वो सारी रिवर जाके ओशियन में ही ऐड होती हैं।
सारी रिवर जाके किस में मिलती हैं? ओशियन में मिलती हैं। ठीक है, अब इसको आप लोग इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है। ठीक है, इंडिया के इस साइड है अरेबियन सी और इंडिया के इस साइड है बे ऑफ बंगाल। अब इंडिया की मैक्सिमम रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में ही जाती है। इंडिया की बहुत सारी रिवर जो है जाके बे ऑफ बंगाल में ही एंड होती है। ठीक है, इंडिया की मैक्सिमम रिवर बे ऑफ बंगाल में ही जाके मिलती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी रिवर आके मिलती, बहुत सारी रिवर, मेनी रिवर एंड इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बहुत सारी रिवर जो है जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। वहीं पे अरेबियन सी में कुछ रिवर, उतनी ज़्यादा रिवर नहीं, कुछ ही रिवर अरेबियन सी में जाके एंड होती हैं। ठीक है, तो अरेबियन सी में जाके मिलने वाली रिवर्स के जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम है, और बे ऑफ बंगाल में जाके मिलने वाली रिवर्स जो हैं उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। यानी ज़्यादा रिवर्स जो है बे ऑफ बंगाल में एंड होती हैं और अरेबियन सी में कुछ रिवर ही जाके खत्म। और रिवर्स में भी कहा जा सकता है कि फ्रेश वाटर ज़्यादा होता है। तो जिस भी ओशन में ज़्यादा रिवर्स जाके एंड होंगी, यानी अगर किसी सी में या ओशियन में ज़्यादा रिवर्स जाके मिल रही हैं तो उसकी सैलिनिटी जो है, की सैलिनिटी कम होगी। और किसी भी ओशन या सी में कुछ या लेस रिवर, कम रिवर जाके एंड हो रही हैं, जाके मिल रही हैं, तो उसकी सैलिनिटी ज़्यादा होगी। ये बात आप ध्यान में रखिए। इसीलिए बे ऑफ बंगाल जो है, बे ऑफ बंगाल लेस सैलाइन है, लेस सैलाइन है। बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी कम है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। ठीक है, तो ये जो रिवर वाला फैक्टर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ ले कि अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में से कौन सा ज़्यादा सैलाइन है। तो इसको आप याद रखिएगा। जो अगला फैक्टर है वो है विंड। अब विंड कैसे है वो भी समझिए। मान लो आप लोग इस तरीके से समझो कि दो सी है, दो सी, ई ए और सी बी। ठीक है, अब इसको समझिए किस तरीके से हो रहा है इसमें। मान लीजिए ई ए जो है ये लेस सलाइन है, लेस, और सी बी जो है ये मोर सलाइन है, ज़्यादा सलाइन। अब विंड की डायरेक्शन किस तरफ है? अगर मान लीजिए विंड जो है सी ए के साइड से बी के तरफ जा रही है, सी ए के तरफ से विंड जो है बी के तरफ जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों को पिछली क्लास में हम बताए थे कि जो सरफेस वाटर होता है, जो सरफेस वाटर होता है सी या ओशन का, वो विंड के वजह से मूव करता है, विंड के वजह से मूव करता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए विंड के वजह से सी ए का जो पानी है जो कि कम सलाइन है वो जा रहा है बी के तरफ, वो जा रहा है बी के तरफ। तो ज़्यादा बी में ज़्यादा पानी आएगा सी ए का जो कि कम सलाइन है। तो हो सकता है सी बी जो है
या ओशियन बी जो है इसकी सैलिनिटी कम हो, क्योंकि इसमें थोड़ा कम सेलाइन वाटर आके ऐड हो रहा है। ठीक है, अब उसी तरीके से मान लीजिए जो ओशियन या सी बी जो है उधर से विंड जा रही है सी ए की तरफ। सी या ओशियन ए जो है ये लेस सेलाइन है, सी या ओशियन बी जो है ये ज़्यादा सेलाइन। अब ज़्यादा सेलाइन वाटर जो है विंड के वजह से जा रहा है लेस सेलाइन वाटर के साथ। जो ओशियन बी या सी बी है उसका पानी जा रहा है सी ए में। सी ए जो है ये लेस सेलाइन है और सी बी जो है वो ज़्यादा सेलाइन है। तो ज़्यादा सेलाइन वाटर अगर जाके ऐड होगा लेस सेलाइन वाटर में तो इसकी भी सैलिनिटी बढ़ जाएगी, इसकी सैलिनिटी बढ़ जाएगी। और अगर विंड लेस सेलाइन सी के तरफ से मोर सेलाइन सी की तरफ जा रहा है तो वहाँ की सैलिनिटी कम हो जाएगी। तो आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान में बैठा लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि विंड के वजह से भी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर विंड लेस सेलाइन वाटर के तरफ से मोर सेलाइन वाटर की तरफ जा रही है तो जो मोर सेलाइन वाटर बॉडी है उसमें सैलिनिटी कम हो जाएगी। और अगर विंड मोर सेलाइन वाटर बॉडी के तरफ से लेस सेलाइन वाटर बॉडी के साइड जा रही तो जो लेस सेलाइन वाटर बॉडी है की सैलिनिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो विंड बहुत इम्पोर्टेंट। अब जो अगला फैक्टर है जिसकी वजह से सैलिनिटी बढ़ती है वो क्या है समझिए। अगर आपके वाटर बॉडी के पास या फिर आपके सी या ओशियन के पास ज़्यादा लैंड बाउंड्रीज हैं या ज़्यादा लैंड है या फिर ज़्यादा कॉन्टिनेंट कह लीजिए हैं तो वहाँ की जो या ओशन होंगी उनकी सैलिनिटी ज़्यादा होगी। उनकी सैलिनिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा लैंड या कॉन्टिनेंट हैं आपके समुद्र के आसपास या ओशन के पास या रिवर के पास या किसी भी वाटर बॉडी के आसपास अगर ज़्यादा लैंड बाउंड्रीज हैं या लैंड हैं तो वहाँ का पानी अपने आप सैलाइन हो जाएगा। क्यों? ऐसे तो समझिए, मान लीजिए ये एक कॉन्टिनेंट है, ये एक कॉन्टिनेंट है और इधर जो है ये ओशियन है, ओशियन है या सी है। अब इससे वेव्स आएंगी ऐसे यहाँ कॉन्टिनेंट पे लगेंगी। ठीक है, इस कॉन्टिनेंट में जितने भी सॉल्ट वाले मटेरियल हैं इनको लेके ये वापस चले तो लगातार इस कॉन्टिनेंट से आके पानी लड़ता है, फिर वापस समुद्र में, फिर पानी वेव आएगी लड़ेगी, फिर वापस समुद्र में। तो इससे जो कॉन्टिनेंट या ज़मीन में जो सैलिनिटी रहती है ना उसको ओशियन या सी वापस अपने पास अपने अंदर ले चली। तो अगर कहीं पे कॉन्टिनेंट या लैंड ज़्यादा है तो वहाँ की जो भी वाटर बॉडी होंगी उनमें सैलिनिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आप अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, सदर्न हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, अगर आप ऐसे वर्ल्ड ग्लोब में देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे तो कॉन्टिनेंट या लैंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लैंड या कॉन्टिनेंट। और सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो बहुत थोड़े से कॉन्टिनेंट या फिर लैंड बॉडी है, जिसके वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये ज़्यादा सैलाइन होता है। इस सैलिनिटी यहाँ की जो ओशन है और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ की बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो हम लोग
थोड़ा मैप के साथ समझ। एक मिनट। मैप। सेकंड मैप लेके आ। अगर आप लोग इसको देखोगे अच्छे से, ये जा रहा है अपना इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। अब अगर आप इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे, अगर आप इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे, इतना सारा कॉन्टिनेंट है, लैंड है, इतना सारा कॉन्टिनेंट और लैंड है। और इस और अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में देख रहे हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे, लैंड बस इतना है, कॉन्टिनेंट बहुत कम कॉन्टिनेंट है, बहुत कम लैंड बॉन्ड। ठीक है, अगर लैंड बाउंड्री सॉरी अगर लैंड ज़्यादा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा है तो सैलिनिटी ज़्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कम है, सैलिनिटी कम है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो ओशन है उसमें सैलिनिटी ज़्यादा होती है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें सैलिनिटी कम होती है। अगला जो फैक्ट डिकम्पोज, लोगों को मालूम है में नारायण एनिमल रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, और जब वो मरते हैं तो मरने के बाद नीचे जाके डेड बॉडी उनकी फिर वहीं डिकम्पोज। किसी या ओशियन में जो भी मैराइन एनिमल है, डिकम्पोज ज़्यादा है, मैराइन एनिमल का डिकम्पोजिशन ज़्यादा है, तो वो ओशियन सेलाइन होगा, ज़्यादा होगी। फिर डिकम्पोजिशन मैराइन एनिमल का तो सेल के बाद सबसे आखिरी फैक्टर के वजह से ओशियन इफेक्ट होता है, वो है ओशियन, वो है करंट। अब ओशियन करंट का मतलब, करंट का मतलब अगर एकदम आसान भाषा में हम उसको समझाएं तो ओशियन करंट का मतलब होता है कि जब ओशियन का वाटर, जो ओशियन के ऊपर वाटर है, ओशियन का सर वाटर है, जब वो मूव करता है तो बोला जाता है ओशियनिक वाटर। अब ओशियनिक करंट आप लोगों को वाटर, तो अब अगर करंट सैलाइन, ऐसे ओशियन सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, उधर से move करते हुए लेस टाइम वाटर की तरफ या लेस जा रहा है, उधर मूव होगा उसकी, अगर कम सैलाइन ओशियन से सैलाइन तरफ जाएगा, सैलाइन, तो इस तरीके से ओशियन करंट को अफेक्ट करता है वाटर की या किसी
अब आप लोगों को एक क्वेश्चन बताए, विंड विंड भी विंड भी विंड के जब विंड जो है, जब विंड मूव करती है तो विंड अपना सा मॉइस्चर भी लेके जाती है, मॉइस्चर में थोड़ा बहुत सॉल्ट प्रेजेंट होता है, विंड जो के साथ सरफेस वाटर, ये जो करंट, अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये 7-8 की भी वाटर बॉडी की सैलिनिटी को आप लोगों को टॉपिक पढ़ेंगे, वार्म करंट, कोल्ड करंट, ओशन करंट के किस जगह पे करंट है, किस जगह पे करंट है, करंट क्या होता है, सब कुछ